बात अभी करेंगे और शायद वो कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे. मैं ब्रेक की तरफ जा रहा था. जी जैस्मिन. हाँ जी, कुछ नहीं, मैं तो अली रजा हमारे साथ है ना? जी जी बिल्कुल है. अली जी मैं हूँ. जी 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 ओके. हाफिज भाई ने बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठाए थे. तो आप इन्होंने कहा ऐसा है, और अमीर ने कहा जी ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आ जाते हैं और ऐसा होता है और वैसा होता है. मैं इन सब चीजों से एग्री करती हूँ, लेकिन कभी आप लोगों ने ये सवाल पूछा है कि अगर वो आ भी जाते हैं तो आप क्यों जाते हैं? आवाम क्यों जाती है? जलसे क्यों भरे होते हैं? वोट क्यों पड़ते हैं? अभी भी अली आपके सामने बैठे और ये लिविंग एग्जांपल है, और सब ये कह रहे हैं कि सबसे कड़ा ऑपरेशन हो रहा है, और ऑपरेशन हुआ है तो सबसे ज्यादा रिपरकशंस एमक्यूएम को उठानी पड़ी. अभी भी इनका बंदा जीता. ठीक है, तरीके इंसाफ ने पूरी कोशिश कर ली, नहीं पिलवाए उनको कराची से. वो उनका जिस वक्त ऑपरेशन पीक पे था, फिर भी उनका बंदा जीता. तो अब ग्राउंड रियलिटीज को भी तो आप देखें. ये हकीकत नहीं है. अगर बिलावल ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आ जाते हैं, बेनजीर आ जाती हैं, वो आ जाते हैं, वो और बाहर जाते हैं, मीटिंग बाहर, सब कुछ बाहर, फिर भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ा. सारी की सारी आवाम उसके पीछे लगी पड़ी है. तो फिर क्या है? फिर तो हकीकत तो यही है ना हाफिज भाई. एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी तो यही है. दो डिफरेंट सिनेरियो ना. एक तो जो आपने कराची के हवाले से कहा, वो बिल्कुल एक डिफरेंट सिनेरियो है. कराची के अंदर जो NA-246 के रिजल्ट हों या दूसरे रिजल्ट हों, उसका कोई कंपैरिजन उस बात के साथ मैं समझता हूँ कि नहीं करना चाहिए कि जो दूसरी बात है कि अवाम क्यों पीछे लग जाते हैं. देखिए, कराची के डायनामिक्स डिफरेंट थे. जो ऑपरेशन यहाँ पे 92 में भी, 96 में भी, फिर उसके बाद भी जो चीज़ें होती रही, और वो अभी भी मैं समझता हूँ कि उसके अंदर बहुत सारी ऐसी गलतियाँ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने की जिसकी वजह से एमक्यूएम को सियासी फायदा पहुंचा. उनकी गलतियों की वजह से, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की पॉलिसीज की वजह से, उनकी गलतियों की वजह से एमक्यूएम को सियासी फायदा पहुंचा, और इस बार भी ऐसा ही हुआ. उसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो एमक्यूएम की, जब आप उसको ग्राउंड पे जाके चेक करते हैं तो वो दुरुस्त नजर आती हैं, और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की आप चेक करते हैं तो वो भी बहुत दुरुस्त नजर आती है. तो ये इसमें ब्लैक एंड व्हाइट वाली सूरत हाल नहीं है, ग्रे एरिया. दूसरी जो आपने बात की कि जनाब लोग इन्हीं को वोट देते हैं, वो लोकल बॉडीज के इलेक्शन के अंदर के रिजल्ट वही सूरत हाल है. मसला ये है कि जब आवाम के अंदर आप शऊर नाम की कोई चीज नहीं देंगे. डॉक्टर शाहिद हसन ने फिगर कोट किया, कैसे देते हैं शऊर में बताए. 2.1% आपने एजुकेशन के ऊपर लगाया, यानी बजट की जो ज़कात थी वो भी आपने एजुकेशन के ऊपर खर्च नहीं की. तब सूरत हाल यहाँ पे ये हो कि जो आपके जो टीचर्स हैं वो घोस्ट हो, जो आपके स्कूल हैं उनके नाम के ऊपर पैसे खाए जा रहे हो. कितने आवाम, हाफिज भाई प्लीज ग्राउंड रियलिटीज पे बात करें, कितने जलसे, स्कॉलर भी आ गए. कितनी आवाम आपने आज तक रोड पे देखी है जो इन चीजों के एहतजाज में निकली है. आवाम क्या करे? आवाम को तो आवाम जो है अब दिमाग से सोचने के बजाय पेट से सोचती है. तो बस कॉलर है हाफिज साहब, एक लाइव कॉलर है हमारे साथ. मैंने भी अपने हिस्से का जवाब भी देना है. जैस्मिन रिशाद साहब काट दी क्योंकि जवाब रजा भाई की तरफ जा रहा था. बजट आ गया जी चौथा. जी हेलो, मेरा सवाल है अभी आपकी बात पर. तो ये जो सब्सिडीज दी गई है कुछ बिजनेसेस को, लाइक फिशिंग, फिश फार्मिंग को, तो क्या अपोजिशन इसको इस तरह से देखेगी कि इसके अंदर कोई गवर्नमेंट अपने भी बिजनेसेस को तो फायदा नहीं पहुंचा रही मखसूस लोगों को सब्सिडी देकर? नंबर एक ये. और नंबर दो, क्या ये जो फेडरल जो फंड जो है जब ट्रांसफर करते हैं प्रोविंसेस को, तो उसके बाद फेडरल की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है? क्योंकि जब मियां साहब की गवर्नमेंट आ रही थी तो ये बात होती थी कि हजरत उमर के दौर में जो है बंगला के किनारे कुत्ता भी मर जाए तो वो हजरत उमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी. मगर जब से ये आया घर के जो बच्चे मरते हैं तो ये कहते हैं ये उनका मसला है. थैंक यू जी रजा भाई. मेरा ख्याल है अली रजा अब्दी साहब से. हाँ देखिए, अगर ये जैसे फिशरीज का मैंने जो सुना था, मुझे आवाज इतनी क्लियर नहीं थी. फिशरीज के जो अभी उसके फीड के लिए जीरो रेट किया है इन्होंने कि इंपोर्ट ड्यूटी जो है उसकी वो बिल्कुल माफ कर दी जाएगी. वो एक फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड है इनका जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर के अंदर आता है, और वो कुछ फिश फार्मिंग पाकिस्तान में करना चाह रहे हैं, और उन्होंने कोशिशें की है पिछले 3-4 साल से, लेकिन अभी तक वो नेगेटिव में रहा है. क्योंकि उसका जो बोर्ड जो कंप्राइज किया हुआ है उसमें कुछ नॉन स्टेक होल्डर्स हैं, कुछ सिर्फ अपनी मराते लेने के लिए उसमें मौजूद हैं, और फिर कुछ लोगों से पैसे लेके इन्होंने उसमें लगाए हुए हैं. हमारी तो डिमांड यही है, अगर इंडस्ट्रियल आप फिशरीज इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करते हैं तो पाकिस्तान में जो
फिश, ट्रैश फिश जिसे कैच की जाती है, जो कि एक लॉन्च से जाती है, जिसका नेट का जो मैच होता है वो छोटा सा होता है, उसमें कोई सी भी हर किस्म की मछली पकड़ी जाती है, जिसकी वजह से उसकी स्पीशीज एक्सटिंक्ट होती जा रही है पाकिस्तान। वो जो ट्रैश फिश लेके फिर प्लांट करेंगे या नहीं करेंगे? हाँ, और उनका कहना यह है कि हुक्मरान, लेकिन थोड़ा सा ये वो कहते हैं हुक्मरान सब्सिडी उन चीजों पे देते हैं जिसका फायदा उनके अपने बिजनेस बिल्कुल देते हैं। अब जैसे पोल्ट्री वगैरह की भी इन्होंने प्राइसेस कम कर दिए, सुना है शहबाज शरीफ साहब के पूरा खानदान उसमें इन्वॉल्व है, और इसी तरह की जो चीजें बात करते सर उनके पनामा लीक्स में ऑफशोर में बिलियन पड़े, आप उनके ऊपर पोल्ट्री के इल्जाम लगा रहे हैं। नहीं, ये लेकिन अभी वो पाकिस्तान से ये कमा रहे हैं ना, तो मैं लेकिन प्लीज मुझे लेट मी फिनिश के फिशरीज सेक्टर के लिए हमारी जो रिक्वायरमेंट थी वो यही थी कि जो फ्रेश फिश जो कलेक्ट की जा रही है, जिससे फिश मील बनता है, उस पे कम से कम एग्जॉर्बिटेंट ड्यूटीज लगनी चाहिए, या फिर उसकी एक्सपोर्ट के ऊपर एक ऐसी ड्यूटीज होनी चाहिए कि वो डिस्करेज किए करना चाहिए कि वो एक्सपोर्ट होता है तो उसकी वजह से ये कैच होता है, जिसकी वजह से हमारा बहुत सारा रेवेन्यू जो हम लोग जनरेट कर सकते हैं प्रॉपर फिश के तहत, जो कि एडिबल आइटम होता है, उस पे वो कर सके। क्योंकि अगर कराची में आप लैंडिंग्स देखें फिश की, तो तकरीबन 4 लाख किलो जो है वो ट्रैश फिश के आती है और 1 लाख किलो सिर्फ एडिबल फिश की आती है। तो हम लोग अपने आप को खुद नुकसान पहुंचा रहे हैं इससे। सब्सिडीज की बात आती है तो जाहिर है सब्सिडीज वो अपनी मनपसंद इंडस्ट्रीज को दी जा रही है। और जो बात की इन्होंने कि जी फेडरल गवर्नमेंट जब पैसा ट्रांसफर कर देती है सूबों को, तो जैसे अभी राणा साहब भी कह रहे हैं कि जी ये तो सूबों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन सूबों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी अपनी कैश कलेक्शन, टैक्स कलेक्शन जरूर है। हमारा मौकफ ये है कि छोटे सूबे होने चाहिए, छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होने चाहिए, ताकि टैक्स कलेक्शन बेहतर हो सके, कंसाइज हो सके, टारगेटेड हो सके। हमारी डिमांड ये भी है कि जी लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, जो कि एक इफेक्टिव डेमोक्रेसी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, उधर से उसको भी साथ लेके बजट जब बना रहे होते हैं तो लोकल गवर्नमेंट्स को इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि जो बहुत सारी टैक्स कलेक्शन लोकल गवर्नमेंट्स कर रही होती हैं। डेफिनेटली उस शेडो बजट में भी होंगी। डॉक्टर फारूक सत्तार ने आज ओपनली अनाउंस कर दिया कि हम एहतजाज करेंगे, भरपूर एहतजाज करेंगे। तो क्या आप लोगों ने पाने में ये डिसाइड कर लिया है कि इस बजट को आपने मुकम्मल तौर पर रद्द किया है और आप लोग एहतजाज की साथ है, तो वो एहतजाज की स्ट्रेटेजी या तरीक़ेकार क्या होगा? देखिए, फारूक भाई ने जो बताया है उसमें जाहिर है जो एहतजाज होगा वो पार्लियामेंट में होगा, और पार्लियामेंट में हम कोशिश करेंगे सबसे पहले कि जी हमारी जो रिकमेंडेशंस हैं वो इनकॉर्पोरेट की जाए। अगर वो इनकॉर्पोरेट नहीं की जाती तो उसके बाद फिर सेकंड ला एमएल होगा, फिर आप रोडों पर एहतजाज करेंगे। लेकिन हमारी गुजारिश और हमारा जवाब सुनना चाहते हैं, बड़ी मुश्किल से लोग वोट क्यों देते हैं? जैसे लोग वोट दे रहे हैं, वोट देने की डायनेमिक्स बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं वोट की बात नहीं कर रही, किस तरह से हो गया, बात ही नहीं करी अमीर, मेरा वोट ही नहीं है। अब वो लफ्ज एक सेकंड नहीं, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल, आप कहते हैं कि सारी की सारी करप्शन की जड़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, उन्होंने सवा सत्यानाश कर दिया इस मुल्क का, और हमारे पास ऑल्टरनेटिव हल जो है वो बकौल हाफिज भाई के उस वक्त 9 रतन थे, तो 9 रतन आपके आ गए। अब आप चाहते हैं 9 रतन भी चले जाएं। मुझे ऑल्टरनेटिव हल बता दें। दूसरा जो मैं पॉइंट रेज कर रही थी ना, आपकी बात सब बात आज हज स्कैंडल में उनके वजीर को 16 साल की कैद हो गई और हथकड़ियां डाल के उनको अंदर कर दिया, ये एहतसाब का अमल शुरू हो गया। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अगर बिलावल का कोई स्टेक नहीं है, उसकी कोई जान पहचान नहीं है, वो आपकी जबान भी मुश्किल से उर्दू की सीख रहे हैं, लेकिन कश्मीर हो के पेशावर हो के लाहौर हो के लाड़काना हो, हजूम के हजूम निकले चले जा रहे हैं। भाई क्यों चले? अब तो वोटिंग भी नहीं चल रही ना, क्यों आ रहे हैं वो बिलावल से मिलने? जैस्मीन, वो इसलिए आ रहे हैं कि लोग ज़हनी तौर पर गुलाम हो चुके हुए हैं। लोग इसलिए आ रहे हैं कि फिरका वारियत की बुनियाद पर आपका वोट दिया जा रहा है, बरादरी की बुनियाद पर आपका वोट दिया जा रहा है, आपका वोट थाना कचहरी की बुनियाद पर दिया जा रहा है, सियासी इंतकाम की बुनियाद पर दिया जा रहा है, जाती अना की बुनियाद पर वोट दिया जा रहा है, इलाकाई सतह पर लिसानियत की बुनियाद पर आपको वोट दिया जा रहा है। आपका वोट इस बात की तस्दीक या ताईद या गारंटी नहीं कर रहा कि आपके मुल्क के अंदर मुंतखब होकर आने वाले लोग वाकई उनके अंदर कायदाना सलाहियत मौजूद है, वाकई वो अपराइट लोग हैं, वाकई वो डेडलिस्ट लोग हैं, वाकई वो कैडेबल लोग हैं। वोट इस बात की तस्दीक नहीं है। अगर तस्दीक होती तो फिर पाकिस्तान आज ना यहाँ पे होता।
ابھی جو سلیوری انڈیکس آیا اسی 2016 میں، اس انڈیکس کے مطابق 20 لاکھ لوگ ابھی غلام ہے پاکستان کے اندر، جو سارا دن، جس نے ایک دن اسکول کا چہرہ نہیں دیکھا، جو سارا دن کھیتوں میں کام کرتا، اور جو ہاری ہے، اور جو بھٹا مزدور ہے، جو سڑک پر بیٹھ کر پتھر ٹوٹ رہا ہے، اس سے آپ یہ توقع کر رہے ہیں کہ وہ اتنے وزڈم کے ساتھ ووٹ دے، وہ بزنس کے ساتھ رہے میں تو صرف ان سے توقع کر رہی ہوں جو جلسوں میں جاتے ہیں، جو ناچتے ہیں، جو گاتے ہیں، جو بجاتے ہیں، کا ثواب مل رہا ہے تم کو، اگر تمہارے پاس اسکول نہیں، صحت نہیں، پانی نہیں، بجلی نہیں، کھانا نہیں، پینا نہیں، اور 6 سے 11 تم تماشا بھی دیکھتے ہو ٹی وی پہ بقول حافظ بھائی کے، تو کتنے آنے کا ثواب مل رہا ہے جو آپ جا رہے ہو؟ میں نے لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کی کوریج کے دوران لاڑکانہ میں ایک شخص سے سوال کیا جو موٹر سائیکل پر جا رہا تھا، 4 سال کا بیٹا اس نے موٹر سائیکل کے فیول ٹینک پہ بٹھایا تھا، میں نے اس سے سوال کیا کہ تم کس کو ووٹ دو گے؟ آپ دیکھیں کہ کنسٹرکٹیوزم کی انتہا کیا ہے۔ اس نے کہا کہ جی میں محترمہ کو ووٹ دوں گا، شہید رانی کو۔ میں نے کہا بھائی شہید رانی تو 2007 میں شہید ہو گئی، اگر تم نے ووٹ دینا ہے تو تم کہو کہ میں زرداری صاحب کو ووٹ دوں گا۔ یہ ڈبیٹ ہم بات کی اٹھا رکھتے ہیں، ذرا کالر ہے، لیکن یہ کمپلیٹ کر لیجیے گا۔ امیر، آئی وانٹ ٹو نو واٹ دیٹ مین سیڈ۔ جی جی آپ لے لیے یہ کال، کراچی سے کالر ہے اخلاق جی بولے پلیز۔ جی السلام علیکم یاسمین۔ وعلیکم السلام جی۔ بلکہ سب لوگوں کو السلام علیکم۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ آج پاکستان کا بجٹ چوتھے سال میں نواز شریف گورنمنٹ کے لوگوں نے پیش کیا ہے، لیکن جیسے کہ آپ سب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ وہی روایتانہ جیسے ایک روایت ہے کہ ایک چیز پیش کر دی گئی ہے، لیکن حقیقتاً ہمیں کہیں بھی یہ نظر نہیں آ رہا کہ ہمارے ملک کے جو مسائل ہیں، یعنی ہمارے ملک کے مسائل یہ ہے کہ ہمارا ملک قرضوں میں جکڑا ہوا ہے، اور ہمارا ملک کا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ ڈیولپمنٹ نام کی جو چیز ہے وہ اینول ڈیولپمنٹ پلان میں اور پی ایس ڈی پی میں نظر تو آتی ہے، مگر اس کا میرے خیال میں 80-90% پیسہ جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ آپ کا سوال اسی طرح سے میرا سوال یہ ہے کہ یہ اس ملک کے اندر کب وہ وقت آئے گا کہ جب ہم ایک واقعی ایسا میزانیہ بنائیں گے جس سے ہمارے عوام کی بہبود ہو سکے گی اور جو ہماری ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری ہو سکیں گی؟ کیسا نظام بنائیں گے ہم؟ اوکے نظام تو بنے ہوئے ہیں، لیکن ایک امیر ذرا بتا دیں کیا آپ یہ اوکے تو اس کا میں نے اس سے سوال کیا کہ کس کو ووٹ دو گے؟ اس نے کہا میں شہید رانی کو ووٹ دوں گا۔ میں نے کہا شہید رانی محترمہ وہ 2007 دسمبر میں شہید ہو گئی، تم کہو کہ میں قائم علی شاہ کو ووٹ دوں گا تو کچھ سمجھ میں آنے والی بات ہے، تم کو میں زرداری صاحب کو ووٹ دوں گا تو سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ شہید رانی کے لیے فاتحہ خوانی کرو تو اس کا جواب ان کو پہنچے گا، ووٹ کیسے پہنچے گا؟ یعنی لوگوں کو کس طرح سے ان کے ذہن جکڑے ہوئے ہیں۔ بھائی ووٹ تو زرداری صاحب کے پاس جائے گا نا، آپ کی پیپلز پارٹی کے پاس جائے گا، ساری سرکار کے پاس جائے گا، وہ شہید رانی کے پاس کہاں جائے گا؟ یہاں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارا قوم کا جو ایک بالکل جو سطحی قسم کی ذہنیت ہے اس میں لوگوں کے سوچنے کا معیار کیا بن چکا ہوا ہے؟ یہ سوشل کنسٹرکٹیوزم ہے، کہیں پہ بھٹوازم ہوگا، کہیں پہ کوئی جاگ پنجابی جاگ کا نعرہ ہوگا، کہیں پہ پختونستان کا نعرہ ہوگا۔ ان نعروں نے آج تک آپ کو ووٹ دیے، آپ کو ووٹ اس طرح سے نہیں ملے کہ جو ووٹ آپ کو سوشل ویلفیئر اسٹیٹ تک لے کے جائے گا۔ اوکے ٹھیک ہے، آئی ایگری ود دیٹ، بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہو از ریسپانسبل؟ بھائی اگر 21ویں صدی میں 24/7 چینلز ہونے کے باوجود آپریشن لائیو دکھائے جا رہے ہیں، ضرب عرض چل رہا ہے، فوجی تنقید آ رہی ہے، آئے دن لوگوں کی ٹینکیوں سے اربوں روپے پکڑے جا رہے ہیں، مطلب اب تو ایسا نہیں ہے نا امیر کی کل خبر لگے گی تو 50 دن بعد لاڑکانہ کے کسی گاؤں میں پہنچے گی یا بنوں کے کسی کونے میں پہنچے گی، اب تو وہ دور ہی چلے گئے نا۔ تو اگر 21ویں صدی میں ہم اپنی حالت خود نہیں بدلنا چاہتے، یہ میری ڈبیٹ ہے، میرا پوائنٹ ہے، میری 25 سال کی کریئر کا ایک نچوڑ میں اب اس پوائنٹ پہ پہنچ گئی ہوں کہ بھائی جب ہم اپنی حالتیں خود نہیں بدلنا چاہتے تو کون بدلے گا؟ کون بدل سکتا ہے؟ دیکھیے اگر جس مشتاق رئیس ثانی کے گھر سے 1.5 ارب روپیہ نکلا، فارن انسٹنس یہی مشتاق رئیس ثانی اگر 2018 سے الیکشن کنٹیسٹ کرے اور وہ جیت جائے بھاری لیڈ سے، تو کیا میں اس نظام کو تسلیم کر لوں؟ کیا میں اس ووٹر کو اس ووٹ کو تسلیم کر لوں؟ اس کا مطلب ہے there is something wrong with the voter, there is something wrong with the vote, there is something wrong with the system۔ وہ مشتاق رئیس ثانی کے گھر سے 1.5 ارب روپیہ پرابلم ہے، ہمارے
कोई प्रॉब्लम है जैस्मिन अमीर अब्बास जो हम सुबह से की बात कर रहे हैं जब हम इंटेलेक्चुअल्स के साथ अपने प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं तो यहाँ पर बात ये आती है कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जरूरत है और बड़ी मेजर जरूरत है. अब वो कौन करेगा? दोनों के सवाल बड़े वैलिड हैं, जैस्मिन के भी सवाल वैलिड है, बात अमीर अब्बास की भी है. मैं हाफिज तारिक साहब आप पर आ जाती हूँ, आप इस हवाले से जरा से रोशनी डाल दीजिए. मैं तो खामोश इसलिए था कि अमीर अब्बास अच्छा बोल रहे थे और बहुत अच्छा बोल रहे थे. बात यही है कि जो सिस्टम है उसके अंदर इतने ज्यादा फ्लॉज है और ये जो सूरत हाल जिस तरफ उन्होंने इशारा किया पीपल्स पार्टी का और लाड़काना का, ये सिर्फ एक पीपल्स पार्टी का मसला नहीं है. उन्होंने अगले जुमले में बता भी दिया कि ये मामला जाग पंजाबी जाग का भी है, ये मामला जो है वो महाजरिज्म का मामला भी है, ये मामला पख्तूनिज्म का मामला भी है, ये मामला जो है वो शियाइज्म का मामला भी है, ये मामला सुन्नीइज्म का मामला भी है. तो जब सोसाइटी को आपने ज़हनी तौर पर मफलूज करके अपने लोगों को सेक्ट के अंदर बांट दिया हो, जब आपने अपने लोगों को जो है वो लिसानियत के अंदर तकसीम कर दिया हो और वहाँ पे उनकी सोचने समझने की सलाहियतें जो है वो इस तरह से खत्म कर दी हो कि ना आप तो उनसे बात करते हैं. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है कमर ज़मान कायरा साहब ने हमें ज्वाइन किया. कायरा साहब अस्सलाम वालेकुम. कैसे हैं कायरा साहब? मैं खैरियत से हूँ जैस्मिन, आप ठीक है? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैर वाफियत. गर्मा गर्म बहस चल रही है, जरा ये बताइएगा कायरा साहब बजट को किस तरह देख रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? मैंने अभी देखा चेयरपर्सन के को चेयरपर्सन के शायद एक दो टिकट चले हैं कि उन्होंने कहा कि अवाम दोस्त नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी किस तरह देख रही है? ये पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन का ही ध्यान होना चाहिए. हमारी पार्टी ने हमें राय दी है कि ये पिछले सालों के बजट अगर साथ रखे हैं तो जो अहदाफ गवर्नमेंट ने पिछले सालों में मुकर्रर किए वो भी अचीव नहीं हुए और जो ऐलानात किए फर्ज करें डेवलपमेंट के हवाले से जो ऐलानात किए या ज़राअत के हवाले से या डेवलपमेंट के या जो जीडीपी ग्रोथ के हवाले से, तो सारे के सारे टारगेट इनके पिछले सालों के भी फेल हुए हैं. अनाउंसमेंट अपनी जगह रही लेकिन अमलन काम नहीं हुआ. वकील ने कहा कि हम इतने लाख घर बनाएंगे तो कहाँ बनेगा घर? आम आदमी के लिए, सरकारी मुलाजमीन के लिए किधर बनेगा 5 लाख घर? इसी तरह हेल्थ में, एजुकेशन में कुछ नहीं किया. एग्रीकल्चर में जितना भी ऐलान किया गया है वो सारे का सारा मेजोरिटी में जो बड़े जमींदार हैं उनका बेनिफिट होता है या एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री जो है उसको उसका बेनिफिट पहुंचता है. सवाल यह है कि किसान का सबसे बड़ा मसला, यकीनन खाद सस्ती मिलेगी तो अच्छा अमल है, बिजली सस्ती होगी तो अच्छा अमल है, उसको अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन अगर उसको अपनी फसल की कीमत नहीं मिलेगी, फसल पैदा कर लेता है, उसकी कास्ट 500 रुपए मन है और उसको अगर 500 रुपए मन नहीं मिल रहा है, उसकी फसल उठाने वाला कोई नहीं है और वो 400 में बेचने पर मजबूर हो गया है, तो उसको लॉस होगा. वो कितने अर्से बर्दाश्त करेगा? आम काश्तकार की कैपेसिटी ये नहीं है कि वो मुसलसल लॉस बर्दाश्त करे. और पाकिस्तान में पिछले 3 सालों से आम काश्तकार, छोटा किसान मुसलसल पिस रहा है. उसकी स्पेस, उसके पास कैपेसिटी खत्म हो चुकी है. उनके लिए तो कोई राय कुछ नहीं दिया गया. और इस हुकूमत ने पिछले 3 सालों के अंदर अब कैसा बजट आया है और दावों को 30-32% टोटल तनख्वाहें बढ़ाई है. हमने तो एक बजट के अंदर 50% तनख्वाहें बढ़ाई थी. आज जरूरत समझ की है. गवर्नमेंट अपने तौर पर जैस्मिन वैसे हमेशा ही कहती है कि बजट बहुत अच्छा है जी, बिल्कुल अवाम उसका फैसला करती है. कल सुबह देखना होगा कि इस मुल्क के क्लब क्या कहते हैं, इस मुल्क का किसान क्या कहता है, इस मुल्क का मेहनत कश क्या कहता है. उसके फैसले तो अवाम ने करना है. अवाम इस बजट को यकीन मुस्तरद करेंगे. बस तो नादिम बात कर रही हूँ. कह रहा था आपका जो पीपल्स पार्टी का मेन कंसर्न था, पिछले दिनों हमने बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के स्टेटमेंट भी देखे, वो जो किसानों के मामला थे, वो किसान जो एहतजाज कर रहे थे उनको लेके वो साथ खड़े होने की बात कर रहे थे. आप प्रोग्राम से बात करते हैं किसानों की. अब जब एक किसान दोस्त एक बजट आया है और किसान पैकेज जिसको शामिल कुरैशी ने तो नाम ही उसको किसान पैकेज कर दिया है, तो उसके बावजूद अगर आप इसमें आप अपने कुछ रिजर्वेशन शो कर रहे हैं तो उसकी कोई खास वजह सिर्फ इसलिए कि आप अपोजिशन है? आप ये भी कह सकते हैं मैं अपोजिशन हूँ, मुझे क्रिटिसिज्म करना है, जो गलतियां हैं उसकी निशानदेही करनी है, ये कुछ जुर्म नहीं है, मेरा यही काम है. तो दूसरी बात यह है, मैं इसके बजट को अप्रिशिएट करने वाले आप लोग हैं, आपका ये. दूसरी बात यह है कि किसानों के लिए पैकेज पिछले बजट में भी अनाउंस हुआ, दिया नहीं गया. किसानों के लिए पैकेज प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने पिछले साल अनाउंस किया
340 अरब का आवाम को बजट का फायदा नहीं हुआ, पाकिस्तान की एग्रीकल्चर ग्रोथ नेगेटिव में चली गई, तो मैं इसको क्या समझूं? पाकिस्तान के अंदर बैंकर जो है वो आम आदमी जिनसे डिपॉजिट लेता है, जिनका पैसा रख के वो बिजनेस करता है, उनको तो 4-4.5% देता है इंटरेस्ट, और इंडस्ट्रियल लोन जो है या कमर्शियल लोन जो है वो 9-10% पे देता है। लेकिन जब किसान को लोन देने की बारी आती है तो उससे 14-16% दिया जाता है। मैं क्या कहूं, ये गवर्नमेंट की अच्छी पॉलिसियां हैं। तो ये जो उसको इंश्योर्ड प्राइसिंग है, बेसिकली तो इशू उसका है कि उसको जो उसकी कीमत है कास्ट की वो मिले ठीक, वो नहीं मिलती तो किसान को उसका कोई फायदा नहीं होता। हालात यही इस बात के मुताबिक है। राइट। आचार्य साहब, एक ब्रेक पे जाना है। मेरा सवाल ये अमीर अब्बास बोल रहा हूं सर कि जब हम हुकूमत से कहते हैं कि फला सेक्टर में आपने कम एलोकेशन क्यों की या इस पे कम पैसा खर्च क्यों किया, लाइक एजुकेशन है, हेल्थ है, तो हुकूमत का जवाब ये होता है कि जी हमारे पास जितने पैसे होंगे हम उसी में से खर्च करेंगे ना। तो सवाल सर आपसे ये है कि लोग इसलिए हुकूमत को मुंतखब नहीं करते कि आप उनको साफ साफ जवाब दे दें कि जी हमारे पास पैसे नहीं है। लोग इसलिए मुंतखब करते हैं कि आप रियासत के जरा आमदन बढ़ाएं, आप रियासत के वसाइल बढ़ाएं, आप रियासत का जीडीपी कैसे बढ़ेगा उसके लिए सोचें, इंतजाम करें, तदब्बर करें। इसलिए तो नहीं मुंतखब किया जाता कि जवाब दे दें कि जी पैसे ही नहीं है तो कहां से खर्च करें। अच्छा, एक तो ये जो आपका ऑब्जर्वेशन है ये भी दुरुस्त है। दूसरी बात ये है कि ये ऑलरेडी को 1250 अरब रुपए का डेफिसिट बजट है। आपसे कर्ज लेना है ना, तो फिर एजुकेशन के लिए भी कर्ज ले लीजिए, फिर हेल्थ के लिए भी कर्ज ले लीजिए, और मतलब है आपने 1250 रुपए का डेफिसिट, 1250 अरब का डेफिसिट दिया है, 1500 का कर लीजिए ताकि लोगों को रिलीफ तो मिल सके। यानी आप अजीब सी बात है, कर्ज भी लिए जा रहे हैं। पिछले 3 सालों में उन्होंने पाकिस्तान की तारीख के रिकॉर्ड कर्जे लिए। एक तरफ आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास इस वक्त स्टॉक एक्सचेंज रिजर्व, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा है, लेकिन दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हमारे पास फंड नहीं है। तो किस बात को आपकी माने और किसको ना माने, रियल रिफ्लेक्शन क्या है? सवाल यह है कि आम आदमी को उस सारे आपके फॉरेन करेंसी रिजर्व से या आपकी ग्रोथ से, ग्रोथ क्या है आपकी? अगर आपका एग्रीकल्चर नेगेटिव में है तो एग्रीकल्चर बहुत बड़ी तादाद में रूरल इकोनॉमी के अंदर मनी सर्कुलेशन में, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर होता है। अगर वो आपका कमजोर है, नेगेटिव में जा रहा है, तो आप पाकिस्तान को क्या दे रहे हैं? और आज भी चौथे बजट में भी अगर आप माजी के अंदर ही बैठे कि हमें बड़ा मुश्किल हालात मिले, हमें कौन से मुश्किल हालात मिले? हमें मिले थे मुश्किल हालात कि टूटता बिखरता पाकिस्तान था। 2008-9 में एक आलमी बुहरान आया जिसके अभी तक असरात दुनिया में मौजूद है। दुनिया की एपिटाइट कम हो गई, इसके बावजूद हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी, और पाकिस्तान में फ्लड आए, इसके बावजूद हमारा एग्रीकल्चर बढ़ा। इन्होंने क्या किया है? ये आज इसाकदार साहब ने कहा कि जनाब हम मिसाक मईशत करना चाहते हैं मिसाक जमहूरियत के बाद, तो मिसाक जमहूरियत के दुख भूल कर अब आप उस जाने पे तैयार हैं इनके साथ? देखिए, मिसाक जमहूरियत के दुख कोई नहीं है। इस वक्त मुल्क के अंदर जो भी जमहूरी निजाम और सूबों के अंदर जो इख्तियार की तकसीम और वसाइल की तकसीम, और पाकिस्तान में सदर हाउस से इख्तियार लेके जो बैलेंस किया गया है, आइन का रास्ता दुरुस्त किया गया है, ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की वजह से हुआ है। ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के साथ मजाक करने की जरूरत नहीं है। एक बात याद रखिए, अगर गवर्नमेंट समझती है बिल्कुल चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें, हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन पहले चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे तो पूरी तरह अमल कर ले। ये तो आज वक्त है इनके पास। इन्होंने अपने पिछले 3 साल में डेमोक्रेसी का जो हमने काम किया था उसको एक स्टेप आगे नहीं बढ़ाया। इनका फर्ज बनता है उस पर काम करें, और चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे कोई एतराज नहीं है, होना चाहिए। ठीक है, मैं और थैंक यू वेरी मच अमित कुमार कायरा साहब आपके इस टाइम का और आपके शेयरिंग का। मैं यहाँ पे मुख्तसर सा ब्रेक लूंगी। बजट ट्रांसमिशन हमारी रात के 1 बजे तक यहाँ पर रहेगी। अली रजा आबिद साहब हमारे साथ मौजूद है। मुख्तसर सा ब्रेक लेके जरा इस पे जो अमित कुमार कायरा साहब की जो कमेंट्स है उस पर अली रजा आबिद साहब के भी कमेंट्स लेंगे। अपनी ट्रांसमिशन को यहीं पे कंटिन्यू रखेंगे। एक दफा फिर रिमाइंड करा दूं कि लाइव कॉल्स आप कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर डिस्प्ले हो रहा है, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं। मुख्तसर सा ब्रेक आपके साथ।
बजट ट्रांसमिशन में एक दफा फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं, जहाँ पर जो सिलसिला ये हमने शुरू किया है आज बजट 2016-2017 रात 1 बजे तक ये जारी रहेगा। अली रजा आबदी साहब हमारे साथ एमकेएम के एमएनए हमारे साथ मौजूद है। अली रजा आबदी साहब मुझे देख रही थी जो एमकेएम का शेडो बजट, उसके अलावा फारूक सत्तार साहब की तकरीर, 2-3 चीजें कुछ चीजें का तो आपने जिक्र कर दिया, लेकिन उसके साथ साथ जैसे अनएम्प्लॉयमेंट की बात होती है तो बजट ये और इक़्तिसादी रिपोर्ट में, सर्वे रिपोर्ट में ये बताया गया था कि जी उसमें बेरोजगारी में कमी वाक़ई हुई है, जो कि हमें नजर नहीं आता कि मजीद कई जॉब अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने आई हो। उसके साथ साथ जैसे आप लोग एग्रीकल्चर पे तो हम बात करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो टैक्स नेट की बात हो रही है कि जो ऑलरेडी अगर आप रेवेन्यू को जो मीट करना है, आप उस चैलेंज को मीट कर रहे हैं, तो फिर जो टैक्स नेट है उसमें आप इजाफा नहीं कर रहे हैं, तो वो रेवेन्यू कहाँ से जनरेट हो रहा है? ये 2-3 चीजें हैं जिसमें मैं चाहूंगी कि अगर आप इस पर बात करें। देखिए नवी, अब किसी भी जीडीपी के लिए जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होते हैं पाकिस्तान में खास तौर पे अगर आप देखें तो एग्रीकल्चर, सर्विसेज, नेचुरल रिसोर्सेज और इंडस्ट्री, ये डिफरेंट कंट्रीब्यूटर्स होते हैं जिससे आप अपनी एक इकोनॉमिक पॉलिसी को डेवलप करते हैं, और उससे लेके टैक्स कलेक्शन पे भी। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम्स ये हैं कि जी एक बहुत बड़ा सेगमेंट जो सेक्टर है पाकिस्तान का जो कि इनकम जनरेट कर सकता है वो एग्रीकल्चरल सेक्टर है। अब मैं बार बार इस पे अगर बोलता रहूंगा तो फिर बहुत सारे नाराज भी हो जाएंगे। कायरा साहब अभी आए थे, कायरा साहब ने बिल्कुल सही बातें की कि जी जो प्रोड्यूस निकलता है उसको उसकी प्राइसिंग वैल्यू, उसकी प्राइस मिलनी चाहिए, लेकिन वो जाहिर है वो चीज फ्लक्चुएट करती रहती है। कभी ये भी होता है कि आर्टिफिशियल शॉर्टेज भी क्रिएट कर दी जाती है, उसके तहत फिर प्राइसेस आपको पता है फिर आप से बाहर भी हो जाते हैं। हमने जो इसमें सजेशंस दी हुई थी कि जी टैक्स नेट को इंक्रीज करने के लिए एक तो आप ये जो टैक्स के जो स्लैब्स हैं उनकी जो परसेंटेजेस हैं उनको इंप्रूव करें, और इसी तरह फिर ये जो कस्टम ड्यूटी जो कलेक्शन रेवेन्यू जनरेशन पे आते हैं तो कस्टम ड्यूटी की जो अंडर इन्वॉइसिंग होती है कम से कम इसको कंट्रोल कर सकें। मैं तो पर्सनली मेरी राय ये है कि एफबीआर और कस्टम्स को आउटसोर्स कर दिया जाए, उसको प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दिया जाए, उसको टारगेट्स दे दी जाए, क्योंकि जो हमारे टारगेट्स जो गवर्नमेंट के होते हैं वो टोटल टारगेट किलिंग पे चले जाते हैं। या फिर जो लेवीज लगाते हैं वो फिर जैस्मीन वो भत्ते की नजर हो जाते हैं। तो जीआईडीसी जैसे टेर्मिनोलॉजी रहेगी। हाँ, ये ख्वाहिशात मुशर्रफ के दौर में पूरा तुमको दे दिया सब कुछ। देखिए हमने उसमें भी जाहिर सी बात है मुत्तहिदा के पास प्रोविंस ही था, और कोई प्रोविंस भी पूरा नहीं था बल्कि लोकल गवर्नमेंट ही थी। 70% रेवेन्यू आपके पास था, आप चाहते तो कुछ भी करवा सकते हैं। आपने जरदारी साहब से 25 सीटों को करवाया। हम क्या करते हैं क्या करते हैं कि हम 70% से कहते हैं हम कुछ भी नहीं दे रहे फेडरल को, हम सारा सिंध में ही लगा रहे हैं, हम ये कर सकते थे, लेकिन इसका नहीं है। जाहिर है अब इसी बात से अमीर की बात जो आती है कि अगर हम गवर्नमेंट अमीर की बात आती है कि आप बहुत कुछ कर सकते थे, इस चीज को तस्लीम करें कि आप नहीं कर सके वो चीजें। जी नहीं किया मानता हूं, नहीं किया, बहुत सारी चीजें नहीं कर सके बिकॉज ओवरऑल सिनेरियो, और फिर उसमें जाहिर सी बात है डिफरेंट पार्टीज भी इन्वॉल्व थी। अमीर की बात जहां से आती है जो किस पे वो कह रहे थे कि जी पॉलिटिशियंस एथनिक बेसिस पे, रिलीजियस बेसिस पे, देखें मुल्क बनते ही इसी तरह है, डिफरेंट बैकग्राउंड्स होते हैं, उसमें डिफरेंट एथनिसिटीज होती हैं, रिलीजन्स होते हैं, और यही फेडरेशन की एक खूबसूरती है। इसी तरह अगर आप बराबर मुल्क में इंडिया में देख लें तो वहां पे भी अब मैं रॉ का एजेंट कहलाऊंगा, इंडिया का नाम ले लिया, बहुत सारी जो वहां पे मैं कुछ नहीं बोलूंगा भाई, आज आप ही बोलो अली। आपसे पहले अब हाफिज साहब ने भी जो एक दो चीज कही थी कि जी अल्ताफ हुसैन साहब के बाद जो है वही हाल होगा जो पीटीआई का हाल होगा। देखिए पीटीआई में तो अभी वो खाना भी अगर कहीं खाने जाते हैं तो उस पर भी लड़ पड़ते हैं, जलसा होता है उससे पहले वहां पे भी लड़ाई हो जाती है, औरतों को भी छेड़ देते हैं। कम से कम मुत्तहिदा में डिसिप्लिन है और एक तरीक़ाकार है, और आइडियोलॉजीज रहती हैं, केयर टेकर्स आते हैं। तो अब इफेक्टिव डेमोक्रेसी की, जैसे कायरा साहब अभी कह रहे थे कि जी पाकिस्तान में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात, तो मुझे तो इन्हीं दो बड़ी पार्टीज से ही गिला है, बल्कि तीसरी पीटीआई से भी यही गिला है
कि 6 महीने हो गए इलेक्शंस हुए हुए लोकल गवर्नमेंट के, लेकिन इनमें से कोई भी नहीं चाह रहा कि पावर को डिवॉल्व करके लोकल गवर्नमेंट तक दिया जाए, जिससे ये सारी इंप्रूवमेंट्स आएंगी। हेल्थ के भी बेनिफिट्स अगर आप देखते हैं और एजुकेशन को भी आप देखते हैं, मुत्तहदा का 5 साल का टेन्योर आपने देख लिया था, जिसमें हेल्थ के हवाले से अगर आप देखते हैं तो जी हमने 18 टाउन्स में 18 डिस्पेंसरीज, मैटरनिटी सेंटर्स वो बनाए थे। हॉस्पिटल्स को अब्बासी शहीद हॉस्पिटल देखें, स्टेट ऑफ द आर्ट कर दिया था उसको। एजुकेशन के हवाले से अगर आप बात करते हैं तो हमारे सन चैरिटी के जो स्कूल्स हैं, KKF जो खिदमत खल्क जिसको आजकल कहा जा रहा है कि जी आप ज़कात फितरा नहीं कलेक्ट कर सकते, बाकी दुनिया की कोई भी तंजीम हो वो कर सकती है कलेक्ट। तो हमने तो कोशिशें की जहां जहां मौका मिला और जिस तरह मौका मिले। आप एक दफा हमको पूरी फेडरेशन दे के देखिए, फिर आप देखें कि जो हमारा शेड्यूल बजट है अगर उसके तहत हाफिज साहब कमेंट करें, आपको पूरी फेडरेशन हमने देखे। वो जो मैंने बात की थी ना, वो पार्टीज की शख्सियत के हवाले से और फिर खानदानों की सियासत के हवाले से। देखिए भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो के बाद उनकी साहबजादी और उनकी साहबजादी के बाद फिर अब उनका साहबजादा, फिर नवाज शरीफ के यहाँ भी आप ये देख लें बिल्कुल मियाँ साहब, और फिर मियाँ साहब के बाद शहजादे और शहजादियाँ बिल्कुल, और इसी तरीके से आप वली खान साहब की। तो हमारी ये किसी एक पार्टी का मामला नहीं है, MKM का और ये जो PTI है, दोनों का मामला ये था कि ये उस तरह की पार्टियां नहीं थी जो कि खानदानी पार्टियां। अल्ताफ हुसैन साहब बहुत आप समझे कि मिडिल क्लास से या लोअर मिडिल क्लास से निकले, एक लीडर बने। इमरान खान साहब जो है उनका कोई ऐसा पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, निकले, चीजें हुई। मगर अभी तक मुझे ये नजर आता है कि उस तरीके का जो सेटअप, जिस तरीके से पार्टी की एक सिस्टम होता है कि लीडरशिप के बाद सेकंड लीडरशिप, रजा भाई कह रहे हैं कि बिल्कुल इनके यहाँ सुप्रीम काउंसिल भी बनी है, राब्ता कमेटी भी बनी है, मगर वो किस तरह से काम करती है वो आप भी अच्छी तरह से जानती है, तो उसके ऊपर फिर डिबेट करना। लेकिन ये इनकी बात है लोकल बॉडीज के हवाले से, बिल्कुल दुरुस्त बात है कि यार जब आपने इंतखाबात करा ही दिए हैं सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद, तो आप कम से कम चीजें दे तो दें, और फिर आप आजमाए, कराची में भी आजमाए, हैदराबाद में भी आजमाए, सक्कर में भी आजमाए, ताकि लोगों को भी पता चले कि जिनको हाफिज भाई और इंटीरियर के अंदर भी आजमाए, कंपैरिजन करें तो दूसरे को करने देना। उसकी वजह ये है कि आबिद साहब ये दोनों जमातें जो है पीपल्स पार्टी और PMLN, ये दोनों जमातें जमहूरियत की चैंपियन बनती हैं, यानी इनसे इस मुल्क में आमरीत हजम नहीं होती, और ये तड़पती रहती है, सड़कती रहती है कि भी वापस आए जमहूरियत। जब जमहूरियत आती है उसका ये हशर खुद अपने हाथों से क्या करते हैं कि 6 महीने हो गए लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन करवाए, वो भी बामरे मजबूरी करवाए, बादल ना खास्ता, और अभी तक उनको इख्तियार ये इक़्तिदार नहीं दिया। लेकिन इसके साथ साथ KPK में भी यही राब है। आपको पता है यौम सियाह मनाया गया है KPK के उन काउंसलर्स ने, उन बलदियाती नुमाइंदों ने। हम तो इन दो स्टेटिस्टों की पार्टीज को रोते हैं, लेकिन जिस तब्दीली का नारा लगाने वाली की पार्टी को रोते हैं, क्या मतलब इनमें से मैं तो PTI की बात कर रही हूँ ना, एक अलग बात है ना। तब्दीली तो खान साहब की जो माजी की बातें हैं 2013 की, बाकी चीजें देखने नजर आ जाएगा। तब्दीली उनके अपने मौकिफ के अंदर आती रहती है। वो जिस तरीके से चीजों में यू टर्न लेते हैं, सब कुछ करते हैं, तब्दीली वो अंदर ला रहे हैं पहले। ठीक है, लेकिन हाफिज भाई, लेकिन एक नारे में उनको ये देखिए, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, अगर हम ऑनेस्ट डिबेट कर रहे हैं कि एक जब उन्होंने ऑल्टरनेटिव, हाँ लाख आप तनकीद कर ले, ठीक है, आप कहते हैं जी ये जमहूरियत के चैंपियन है, ये आए हैं, ये बाए, मैं ये पूछना चाहती हूँ व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव। आपने क्यू बनाई, टे बनाई, MNA बनाई, P बनाई, माशाल्लाह लगाए, फौजी आमरीत की, फौजी आके जमहूरी बन गए, उन्होंने अपनी वर्दियां उतार के सूट पहन लिए, सूट उतार के वर्दियां पहन ली, कोई सिस्टम मुल्क को चला ही नहीं पा रहा। मतलब है अक्ल से फारिग हो गए हम सारे, यानी कि यही हो सकता है ना। फिर वही बात जो आपने कही थी, फिर अमीर ने उसका बड़ा जवाब दिया था, जो कौन के हवाले से कहा ना, ज़हनी गुलाम। हम लोग एक खास सोच में, एक खास डगर के ऊपर चली गई है। ये ऐसी हमारे लोग जो है वो 2 किलो खरबूजा लेना जाए तो आधी रेडी जो है वो सूंघ लेते हैं कि कौन सा मीठा है कौन सा नहीं है। धनिये की 4 गड्डियां देखने जाए तो उसमें से निकालते हैं कि कोई उसमें ऐसी गड्डी निकाले जो कि जिसके पत्ते जो है वो साफ सुथरे हो। कि आप जो है वो चप्पल या जूता खरीदने के लिए जाए तो 10 मरतबा बार्गेनिंग करते हैं, उससे पूछते हैं कि इसका सेल ज्यादा चलेगा या 6 महीने में टूट के हाथ में तो नहीं आ जाएगा। लेकिन जब हम अपने नुमाइंदों को मुंतखब करने के लिए जाते हैं तो वहां पे जो है हमारी आंखें भी बंद हो जाती हैं, हमारे कान भी बंद हो जाते हैं। तो जब तक ये तब्दीली नहीं आएगी उसके नतीजे में जो है वो मुझे तो सिस्टम जो है तब्दील होता नजर नहीं आया। मुझे आबिद साहब ये मैं जरा जमहूरियत की सताइश में चंद जो भी और फरमा दूं, ये अभी आप बड़ास निकाल लें सारी, आज जो है ना अमीर अब्बास जितनी बड़ास आपने निकालनी है जो एज अ होस्ट नहीं निकाल सकते, तो आज आप निकाल सकते हो इस तरह से।
دیکھیں اب امریکہ میں الیکشن ہو رہا ہے, مجھے بتا دیں کہ امریکیوں سے پوچھ لیتے ہیں جا کے کہ بتائیں ریپبلکن پارٹی کا بانی کون ہے, ڈیموکریٹک پارٹی کا بانی کون ہے. برطانیہ میں پوچھ لیتے ہیں جی لیبر پارٹی کا بانی کون ہے. اب آپ آ جائیں پاکستان میں پوچھیں کہ جی مسلم لیگ کا کون ہے جی وارث. 30 سال سے ایک ہی خاندان آپ کو ملے گا. آپ پیپلز پارٹی کا پوچھ لیں 1967 سے لے کے 45 سال سے یار امیر ایک ہی خاندان. آپ کی بات بڑا آپ نے خطرناک بحث شروع کر دی ہے. نون لیگ کے بانی میں جائیں گے تو جنرل جیلانی کا نام آئے گا, پیپلز پارٹی کے بانی میں جائیں گے تو بھٹو صاحب کا کہاں جیسے ان کا نام آئے گا. یہ تو بڑی ایک خطرناک قسم کی ڈیبیٹ شروع کر رہے ہیں. خطرناک کیا عابد صاحب, یہ ایک نیکسس برانڈ آف ڈیموکریسی بن گیا ہے. یہ ڈیموکریسی نہیں ہے. صورتحال یہ ہے کہ پچھلے 5 سالوں میں عابد صاحب یہ اسٹیٹ کے فگر ہیں کہ 75,24,000 نوجوان پاکستان چھوڑ کے روزگار کی تلاش میں باہر گئے ہیں. 75,24,000. وہ اس کا مطلب وہ ٹرسٹ نہیں کر رہے آپ کے نظام کے اوپر. جو یہاں پہ ہے وہ دن رات کوس رہے ہیں آپ کے نظام کو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جمہوریت کو کوئی تختہ الٹنے کی بات ہو رہی ہے, لیکن بات یہ کہ آپ کو ٹھیک کرنا ہے. آپ یہ ملک ایسا نہیں کر سکتا جیسے آپ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. امیر عباس, لوگ یہاں پہ رہنا چاہتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, لوگوں کے ماں باپ, بہن بھائی, ان کے خاندان, ان کے باپ داداؤں کی قبریں یہاں پہ ہے, مگر یہ سسٹم جو ہے ان کو مجبور کر دیتا ہے کہ وہ آپ کا وہ ٹیلنٹ جو کہ ڈاکٹرز کی صورت میں ہو, پروفیسرز کی صورت میں ہو, پڑھے لکھے لوگوں کی صورت میں ہو, وہ مجبور ہو کے بعض لوگ جو ہے وہ آپ ان سے پوچھیں وہ باہر بیٹھ کے رو رہے ہوتے ہیں کہ ہم وطن میں واپس آنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں یہاں پہ اپنا اور اپنے بچوں کا فیوچر نظر نہیں آتا, اس وجہ سے ہم باہر چلے گئے. تو یہ اس سے بڑا باہر چلے جاتے ہیں, اس کی وجہ سے برین ڈرین ہوتا ہے. پھر جو کہا جاتا ہے نا کہ ہم نے انمپلائمنٹ میں ہم کمی لے کر آئے ہیں, بے روزگاری میں ہم کمی لے کر آئے, تو میرا خیال ہے روزگار کو چاہنے والے یہاں پر رکتے ہی نہیں ہیں. اس لیے آپ کے پاس روزگار کے لیکن آپ 115 ارب روپے آپ نے رکھ دیے آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے. جعلی شناختی کارڈوں کے اوپر کرپشن اس کے اندر کیا نہیں آپ کو معلوم کہ ہوتی ہے. زکوٰۃ کے اندر کے پیسوں کے اندر جعلی شناختی کارڈوں پہ کرپشن نہیں ہوتی ہے. کیا بیت المال کے پیسے جو ہے وہ خرد برد نہیں کیے جاتے؟ پہلے 12,000 روپے خاندان کے حساب سے لوٹ رہے تھے, اب 18,800 روپے فی خاندان کے حساب سے لوٹ رہے ہیں. تو یہ تو لوٹ مار کا اور ایک بازار گرم ہے. دکھانے کے لیے آپ چلا رہے ہیں کہ جناب ہم اورنج ٹرین چلا رہے ہیں, ہم میٹرو بسیں چلا رہے ہیں, ہم یہ موٹر وے بنا رہے ہیں, لیکن آپ جائیں غریب کے گھر میں جا کے اس سے پوچھیں کہ اس کو کتنا فائدہ ہے. آپ بھی لے لو ٹرانسمیشن بالکل اینڈ کر رہے ہیں, کنکلوژن کی طرف ان کے کنکلوژن پہ جائیں گے. کنکلوڈ کریے گا ذرا علی رضا عبدی صاحب. دیکھیے پرائرٹیز کا ایشو ہے گورنمنٹ کا, یہ بالکل کلیئرلی ہے. بتا دوں کہ اگر ہم لوگ یہ جو اپنے اتنے سارے پیسے ہم نے, ٹھیک ہے کمیونیکیشنز کی ضرورت ہے, ہائی ویز بھی چاہیے, میٹرو بھی چاہیے, اورنج بھی چاہیے, لیکن سب سے پہلے اگر ہم لوگ بجلی اپنے پاس انرجی کریٹ کر لیتے ابھی تک, جو کہ 3 سال سے جب سب سے دعوے بھی ہو رہے ہیں الیکشن کا, اس کے بعد یہ سارے کام کرتے. اب میٹرو اور اورنج لائن کو اگر آپ دیکھ لیں تو بن گئی, بہت اچھی بات ہے, کچھ لوگوں کو فیسلٹی بھی مل رہی ہے, لیکن اینوئل سبسڈی پہ جا رہی ہے. یہ اسٹک یونٹس کریٹ کیے جا رہے ہیں. اگلے 2 سال کے بعد اگر فار ایگزامپل پی ایم ایل این کی حکومت نہیں آتی, کوئی اور حکومت آتی ہے, تو وہ سب سے پہلے یہ یونٹس بند کرے گی, میٹرو بس کو بھی بند کرے گی, اورنج لائن کو بھی بند کرے گی. تو یہ جو اتنا سارا پیسہ لگایا جا رہا ہے, جس سے آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ آپ اس سے کیا. تھینک یو ویری مچ علی رضا عبدی. میرا خیال ہے نیوزن کی پوری ٹیم کی طرف سے میں تو اپنی طرف سے کہہ سکتی ہوں, باقی جو ہے وہ ہماری جانب سے بھی بہت بہت شکریہ رضا صاحب کا, ہم نے بہت ٹائم لیا. بابر احمان صاحب جو ہے نا وہ آخر میں پروگرام کے آخر میں بڑاس نکالتے ہیں, غصہ امیر عباس نے اتنا دلا دیا. جالب نے جو ہے وہ عرصہ پہلے 10 کروڑ انسانوں ایک نظم لکھی تھی, اب وہ 10 کروڑ انسانوں سے جو ہے وہ 22 کروڑ انسانوں پہ آ گئے. ہم وہیں پہ کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا تھا کہ 10 کروڑ انسانوں زندگی سے بیگانو, صرف چند لوگوں نے حق تمہارا چھینا ہے, خاک ایسے جینے پہ یہ بھی کوئی جینا ہے, بے شعور بھی تم کو بے شعور کہتے ہیں, سوچتا ہوں یہ نادا کس ہوا میں رہتے ہیں, اور یہ قصیدہ گو فکر ہے یہی جن کو ہاتھ میں علم لے کر تم نہ اٹھ سکو لوگو, یہ ملے یہ جاگیریں کس کا خون پیتی ہیں, بیرکوں میں یہ فوجیں کس کے بل پہ جیتی ہیں, کس کی محنتوں کا پھل داشتائیں کھاتی ہیں, اور جھونپڑوں سے رونے کی کیوں صدایں آتی ہیں. کاش تم کبھی سمجھو, کاش تم کبھی جانو, 10 کروڑ انسانوں زندگی سے بیگانو. یہ اس وقت کہا تھا, آج 22 کروڑ ہو گئے. صورت بہت خوب بہت خوب. ہماری طرف سے اتنا ہی. جیسمین آپ لاسٹ کمنٹ کر کے اگر پلیز کنکلوڈ کر دیجیے گا.
थैंक यू। मैं यही कहना चाहूंगी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे तमाम गेस्ट का, मेरे पैनलिस्ट का, तमाम को होस्ट का, न्यूज वन की टीम का, फॉर ब्रिंगिंग यू दिस ट्रांसमिशन। नाज़रीन, हर पहलू से हमने बात की, उसमें थोड़ी सोशल डिबेट भी हुई, पॉलिटिकल डिबेट भी हुई, और हर एंगल से हमने कोशिश की कि हम उस पर बात करें। जहां तक इकोनॉमी में हमारी सोच थी, उस पर भी हमने अपना तज्जिया दिया और दीगर तज्जिया नगारों को भी शामिल किया। हमारे होस्ट सुबह से लगे हुए, टेक्निकल टीम, कैमरामैन और सबके साथ आप लोगों को न्यूज वन की टीम के साथ खुदाफिज कहते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी अपने अपने स्लॉट में इंशाल्लाह ताला। कीप योरसेल्फ ट्यून्ड इन टू न्यूज वन। अल्लाह हाफिज।